हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोगों का क्लास 10 का एनसीईआरटी जो चैप्टर है जियोग्राफी, उसका ये चैप्टर 2 है। जिसमें जो सब्जेक्ट है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इससे पहले हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे विकास एवं संसाधन, ये पहला चैप्टर था। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ने का जो तरीका होता है, पहले जो संक्षेप में दिया रहता है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद जो फैक्ट और इमेज है उसको देखते हैं, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के बाद यदि आपको जो भी आंसर लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में प्रसिद्ध लोकगीत है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। नारका मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओ नारका मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपने संगीत झरने, नदियाँ, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों में ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर में से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। ये जो शब्द हैं ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का एक लेप्चा लोक संगीत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना संक्षिप्त वर्णन। तो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यहाँ पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसमें हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव इनका पुनः सृजन करते रहते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर हम दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। इसके बाद वन्यजीव एवं कृषि फसल है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद ये अगला पॉइंट है कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधन के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुत्थे हुए हैं कि हम इसका कद्र नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। ये क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप हम लोगों को देखना नहीं है। अगला है कि भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। तो वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे हादसे के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन का साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जिस विविधता का कोई भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। ये दृश्य है जहाँ पर आपको शांत घाटी केरल में नर्सरी आदिवासी युवतियाँ बाँस के पौधे लगाती हुई देखेंगे। और इसके पीछे नीचे है जो है छोटे छोटे जंगली उत्पादों में बिजती आदिवासी हैं, और यहाँ से सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं हैं। तो 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने
राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची में भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवासों की कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यवहार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों के रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण तथा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। ये बाघ परियोजना है। तो बाघ परियोजना हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब 1973 में यह लागू किया गया था, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये देख लीजिएगा, ये एक सींग वाला गैंडा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का गैंडा है, और ये हिरण है, ये फोटो में दिखाया गया है। इसके बाद आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं केंद्रित होती हैं, न कि इनके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों और भृंगों एवं एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में भी शामिल किया गया है। 1991 के पौधे को भी 6 जातियों में पहली बार इस सूची में रखा गया है। तो वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में रहता है। इनके निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो जैसे कि वन को एक आरक्षित वन में बांटते हैं, जैसे कई प्रकार के बांटते हैं। तो उसमें पहला है आरक्षित वन। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। इसके बाद दूसरा है रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अगला है अवर्गीकृत वन। तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वो अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर में सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अंगीकृत वन हैं तथा यहाँ स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में हैं। तो समुदाय और वन संरक्षण के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में जो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों को संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाग रिजर्व जो है राजस्थान में पड़ता है, वहाँ के गाँव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए
संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों को लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाको डाकर सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसकी अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ में यहाँ के वन्यजीव को बचाते हैं। ये पवित्र पेड़ों की झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति है, तो इसे आप बाद में पढ़िएगा। और ये रहा अगला, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के लिए कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया है कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों के बीच बचाव आंदोलन और नवोदय ने यह दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर को संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों की हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया का मुख्य भूमिका से आने वाली अभी देर है। अतः वे अभी विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। और ये रहा अभ्यास। तो जो भी बड़ा जैसे बाघ परियोजना था 1972 वाला, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये रहा बाघ परियोजना, 1 मिनट, हाँ बाघ परियोजना। तो वन्य जीव संरचना में जो टाइगर है, इंग्लिश में बाघ बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, हिंदी में बाघ, ये एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है जो 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,827 लगभग 1,800 रह गई, मतलब विलुप्त के कगार पर। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों की एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग होने के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वाले का मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का और वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत का बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद अब हम लोग इधर एक था पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप से रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों में विभिन्न वनों को मूल एवं
कौमार्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों को झुरमुट यानी कि देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों को स्थानीय लोग ही घुसते हैं न तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के जनजातियों शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ का पूजा करते हैं। हममें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटियां, पेड़ों और पशुओं के पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप उनके मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। आप उपासक उनके खिलाते पिलाते और उनको मंदिर के भक्तों को गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के एक आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदायों का अभिन्न हिस्सा हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसके बाद अभ्यास है, तो अभ्यास में हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो ये रहा ऑप्शन। जो भी ऑप्शन आपको लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये मेल करना है, मतलब कि आप समझते हैं कि पहला को कौन सा सही होगा, दूसरा का कौन सा सही होगा, इसको आप मेल करके देख लीजिएगा। तीसरा में पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 30 शब्दों में आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास के कारक हैं। चौथा क्वेश्चन है जो कि 120 शब्दों का है कि भारत में विभिन्न समुदायों में किस प्रकार के वनों तथा वन्यजीव रक्षण में योगदान किया है, इसका विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के लिंक में मैं अपना टेलीग्राम दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।